गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रिटेल का सैम्पल पेपर करेंगे क्लास 12th का 2023-24 वाला। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, इजीली आप चेक कर सकते हो और इसकी मार्किंग स्कीम भी है। मैंने आप लोगों को ये सैम्पल पेपर बाइलिंगुअल बना के दिया है, वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में है विद आंसर्स। ये पेपर है इस वीडियो में, आप लोग देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना सो दैट वो भी अच्छे से तैयारी कर सके क्लास 12th के सैम्पल पेपर की और अच्छे से मार्क्स ले सके। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका सैम्पल पेपर का कोड जो है वो 801 आपको पता ही है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं। हम थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3 घंटे का टाइम होगा आपका और आपके टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ये देखिए 6 + 8 यानी 6 क्वेश्चंस जो है वो पार्ट ए में होंगे और 18 क्वेश्चंस जो है वो आपके पार्ट बी में होंगे। 6 के 6 ही करने हैं और उसके बाद जो पार्ट बी वाले हैं 18, उसमें से आपको 11 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सेक्शन ए वाले आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि सेक्शन बी जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, ऐसा ही जैसा ये सैम्पल पेपर है ना, आपका बोर्ड के पेपर में भी ऐसा ही सेम पेपर, मतलब इसी तरह का जो ऑप्शंस इसी तरह से आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएंगे। तो नेचुरली क्वेश्चंस तो चेंज ही होंगे बट वो होगा इसी तरह से। ठीक है, तो हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को परिभाषित कीजिए, संचार को परिभाषित कीजिए। देखिए, कम्युनिकेशन इज एक्ट ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस। एक पर्सन से या एक ग्रुप से दूसरे पर्सन को या दूसरे ग्रुप को मैसेजेस कन्वे करना विद सिंबल, विद लैंग्वेज, जो भी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द डैश फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ नंबर्स इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल। मतलब जो इसमें MS एक्सेल के बारे में बोला गया है, जो IT का जो चैप्टर है आपका ICT का, उसमें कि कौन से सेल में जो है आपको मैक्सिमम आप उसमें नंबर्स डाल सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन से? मैक्स ऑप्शन से ही, नेचुरली मैक्स से ही आप ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स डाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब टाइप ऑफ ड्रामेटिक इमोशनल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो सब टाइप है ड्रामेटिक और इमोशनल डिसऑर्डर का? तो इसका जो आंसर है वो है स्क्विजो टाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज दैट आर एंजॉयबल और सेटिस्फाइंग इन देमसेल्व्स। किस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो आनंददायक और संतुष्टिजनक होती हैं। किस प्रकार की प्रेरणा जो होती है, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक या संतुष्टिजनक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है ये अपने आप, मतलब ये लाइक कोई इंसान सेल्फ मोटिवेटेड बोलते हैं ना हम उसको, कि उसको बाहर से कोई मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मोटिवेशन को बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है आपका, डैश इज अ कंपनी दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशन। ऐसी कौन सी कंपनी होती है जो कि अपने काम के फर्स्ट स्टेज में होती है? तो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से स्टार्टअप जो है ये इसका राइट आंसर है। स्टार्टअप, एंटरप्राइज, बिजनेस, इंडस्ट्री, ये सब आप EMC में भी पढ़ चुके हो, है ना। राइट द फुल फॉर्म ऑफ UNEP। UNEP की फुल फॉर्म क्या है? तो UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला जो है UNEP की फुल फॉर्म मुझे लगता है कि आपके बोर्ड के पेपर में भी आएगी, क्योंकि ये आपका एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में UNEP ही फुल फॉर्म है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुपरमार्केट डिस्प्ले टेक्निक। इसमें से कौन सी सुपरमार्केट डिस्प्ले टेक्निक नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी। देखो, अब मैं 4 ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए फालतू में, तो जो राइट आंसर है मैं वही बता रही हूँ, सो दैट आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने ये वाली, और सो दैट आपको आंसर्स जल्दी मिल जाए और इजीली समझ में आ जाए। आई नो कि प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो टाइम वेस्ट करना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर जो है वो है लाउड म्यूजिक। मतलब डिस्प्ले में आपको लाउड म्यूजिक
डिस्प्ले में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा डिस्प्ले की गुड टेक्निक नहीं है। कलर हो सकते हैं, कंटेनर हो सकते हैं, मर्चेंडाइज हो सकता है, बट लाउड म्यूजिक नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर का सिक्योरिटी मेजर क्या नहीं है? तो लीव द कैश रजिस्टर ओपन, कॉमन सेंस है। कैश रजिस्टर को अगर आप ओपन करके रख देंगे तो कोई भी उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, तो वो सिक्योरिटी मेजर्स में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका डैश इज मैंडेटरी इफ मैनेजमेंट इज गोइंग टू फुल मीट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्या है इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा मीट कर रहा है? वो है एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग। अगर आप अपना रिकॉर्ड पूरा रख रहे हो तो मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर रहे हो, ठीक है। ए मिल्क फ्लोट इज अ स्मॉल बीईवी। अब यहाँ पर बीईवी का फुल फॉर्म क्या है वो पूछ रहे हैं। तो बीईवी का फुल फॉर्म है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो बैटरी से चलते हैं, जिसको हम ई रिक्शा भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें आप मिल्क को लेके जा सकते हो, लाइक जो कंटेनर्स होते हैं मिल्क के, उनको लेके जाया जा सकता है। पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग इज कॉमनली नोन एज सॉरी पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग इज कॉमनली नोन एज डैश एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ परचेज। पॉइंट ऑफ सेल को पॉइंट ऑफ परचेज भी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? आप लोगों को कुछ डाउट होगा ना, आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, ठीक है। डिफाइन कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या है? तो कस्टमर सेंट्रिक का अर्थ होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। कस्टमर की जरूरत को समझना कस्टमर सेंट्रिक है। कस्टमर को सेंटर में रखा जाना, मतलब कस्टमर को स्पेशल अटेंशन मिलना, ओके। व्हाट डज B2B स्टैंड्स फॉर इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग। ऑनलाइन रिटेलिंग में भी B2B क्या है? B2B इज बिजनेस टू बिजनेस। ऑनलाइन रिटेलिंग में भी, ऑफलाइन रिटेलिंग में भी B2B इज B2B बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान बेच रहा है या खरीद रहा है, ठीक है। और B2C भी आ सकता है बोर्ड्स में। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, ओके, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच ईमेल इन्वॉल्व्स sending an email solely to communicate a promotional message, for example an announcement of a special offer or a catalog of products, ठीक है। कौन सी ईमेल से हम प्रमोशनल मैसेज को भेजते हैं अपने कस्टमर्स को? तो दैट इज डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। मतलब हम डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को ईमेल करते हैं। जनरली ये इंश्योरेंस कंपनी वाले करते हैं, 1 to 1 हर कस्टमर को अलग अलग मेल करते हैं, ठीक है। Which one of the following is not the benefit of e-retailing to the customer? इसमें से e-retailing का बेनिफिट नहीं है, किसके लिए? कस्टमर के लिए, ठीक है। आफ्टर सेल डिफिकल्टीज, अगर आप ऑनलाइन कुछ सामान खरीदते हो तो अगर आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको, अगर आपने ऑनलाइन खरीदा है तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज इसमें नहीं मिलती हैं, जबकि ऑफलाइन खरीदो तो मिलती है। मतलब लाइक आप दुकान पर जा सकते हो कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो बता देंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो वो आपकी हेल्प नहीं करते। ऑनलाइन परचेजिंग में ये एक प्रॉब्लम कस्टमर को आती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी। कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी क्या है? तो वर्चुअल कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी। वर्चुअल कॉल सेंटर मतलब आपको फोन करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। वो कहीं और बैठे होंगे, आप कहीं और आपको फोन करके इंफॉर्मेशन दी जाएगी। CRM, CRM का मतलब क्या है? CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ओके। CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेल शॉपेबिलिटी। रिटेल शॉपेबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं है। क्या नहीं है जी? मैक्सिमाइज क्लटर, मतलब सबसे क्लटर मतलब बिखरा हुआ सामान, तो नेचुरली वो शॉपेबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं हो सकता। डैश इज यूज्ड विद द बैक ऑफिस सर्वर टू एंटर आइटम्स प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो जो इजी आंसर्स थे ना, क्वेश्चंस थे, उनको मैंने इंग्लिश में ही दिया है। जो आपके बेसिक रिटेल यू कैन से कि रिटेल वाले थे वो मैंने हिंदी में भी दिए हैं, ठीक है। मोस्टली आंसर्स, क्वेश्चंस और आंसर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है। डैश व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं, मूल्य निर्धारण की जानकारी, अपडेट और अन्य सभी जानकारी दर्ज करने के लिए बैंक ऑफिस सर्वर के साथ उपयोग किया जाता है। क्या? कीबोर्ड। कीबोर्ड से ही हम सारी इंफॉर्मेशन मॉनिटर में डालते हैं। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले।
लिस्ट एनी टू विजुअल डिस्प्ले टूल बॉक्स आइटम्स में दो कोई भी ऐसे नाम बताओ जो कि यूज होते हैं। अब इतने सारे हैं, आप इसमें से कोई भी दो लिख सकते हो। सीजर, स्टेपलर, टू साइडेड टेप, पिन, हॉट ग्लू स्टिक, हॉट ग्लू गन, ठीक है, कुछ भी दो लिख देना। ओके, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, 1 नंबर का है। द डैश इज द स्क्रीन वेयर सेल्स स्टाफ व्यू सेल्स इंफॉर्मेशन। कौन सी स्क्रीन पर सेल्स स्टाफ सेल इंफॉर्मेशन देखता है? जैसे अभी मैं कंप्यूटर पर लैपटॉप पर बैठकर स्क्रीन पर ये पढ़ रही हूँ, ऐसे ही सेल स्टाफ भी मॉनिटर पर अपना सेल इंफॉर्मेशन देखता है। ठीक है, तो क्या है वो? मॉनिटर है। डैश मार्केटिंग जनरेट्स न्यू प्रोडक्ट अवेयरनेस ट्रायल्स एंड अल्टीमेट परचेज। कौन सी मार्केट जनरेट करती है न्यू प्रोडक्ट को, अवेयरनेस देती है? दैट इज पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल एरिया पर अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसको सबसे पहले वहीं पर ही डिस्प्ले किया जाता है ज़्यादातर, और अगर वो छोटा प्रोडक्ट है स्पेशली तो। ठीक है। मेंशन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग। प्रभावी विजुअल मर्चेंडाइजिंग के किन्हीं दो तत्वों का उल्लेख करो। बैलेंस होना चाहिए सारी चीज़ों में, कलर्स में, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर्स होने उसका ध्यान रखना होता है। फोकल पॉइंट, सिंप्लिसिटी। फोकल पॉइंट होता है जो आपका मेन पॉइंट है, मेन अट्रैक्शन है आपके स्टोर का। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लटर, बहुत ज़्यादा ओवर सामान नहीं होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ लेआउट इज यूज्ड बाय द मोस्ट मॉडर्न कीबोर्ड्स। क्वार्टी लेआउट जो होता है ना, ये सारे कीबोर्ड्स में यूज होता है आजकल। ठीक है। डैश इज द मंत्र ऑफ एनी वेल रन बिजनेस। कैश इज किंग। कैश जो है ये किंग है आज की डेट में सारे बिजनेसमैन के लिए। जो कुछ भी वो काम कर रहे हैं नेचुरली कैश को ही, मनी को ही इम्पोर्टेंस देकर कर रहे हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट दैट थ्रो लाइट ऑन द पॉइंट दैट ईच ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट सच एज रिसीविंग एंड गिविंग ऑफ द बेनिफिट्स। ठीक है, तो कौन सा ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें रिसीविंग और गिविंग दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है? दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये आपका अकाउंट्स वाले चैप्टर में से है और ये एमसीक्यू भी है उसमें। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब आपको आप अपने अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करोगे? जो सामान आया वो भी, उसके बदले में जो कैश गया वो भी। ठीक है, दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 में से 5 देने हैं, एक नंबर के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ गो फ्रूगल्स रिपोर्ट टूल। गो फ्रूगल रिपोर्ट टूल का फीचर नहीं है। गो फ्रूगल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बिल बनते हैं। अभी मेरे चैनल पर भी आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जिसमें बिल बनाते हुए वीडियोस हैं। वो सारी की सारी जो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे विशाल मेगा मार्ट में या रिलायंस में, सब में गो फ्रूगल ही यूज हुआ है। ठीक है, तो गो फ्रूगल में कौन सा टूल यूज नहीं होता है? दैट इज डिफिकल्ट टू यूज। ये कैसे हो सकता है? इसकी विशेषता कैसे हो सकती है? ये नेचुरली नहीं हो सकती। इतने इजी एमसीक्यू दिए हुए हैं, आप छोड़कर मत आना, ध्यान से करना। अगर थोड़ा सा भी सोचोगे ना तो आपको आंसर्स खुद भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इसमें से अकाउंटिंग एजम्पशन कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है जी? मटेरियलिटी कंसेप्ट इसका अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। हम मटेरियलिटी कंसेप्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं, ये इसका बेसिक नहीं है, फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, ये बाकी तीनों इसकी फंडामेंटल्स हैं। विच अकाउंटिंग कन्वेंशन वांट्स द ट्रेडर शुड नॉट बी टेक अनरियलाइज्ड इनकम इनटू अकाउंट। कौन सा लेखांकन सम्मेलन व्यापारी को चेतावनी देता है कि उसे अप्राप्य आय को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मेथड क्या है कि भैया जो पैसा आ चुका है उसी को ही आप रिकॉर्ड करोगे, जो पैसा आने वाला है उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये कंजर्वेटिज्म है थ्योरी कि भाई हो सकता ना भी आए, तो पहले से अपना कैश तो बुक नहीं कर सकता, अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। जब फाइनली हमारे पास आ जाएगा पैसा तभी हम उसका रिकॉर्ड करेंगे। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक रीजन फॉर कीपिंग एन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को रखने का क्या रीजन नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द बेसिक रीजन फॉर कीपिंग एन इन्वेंट्री। रिपोर्ट कैसे हो सकता है रीजन? भाई टाइम है, अनसर्टेनिटी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इस वजह से ही तो हम स्टॉक रखते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए थोड़ी स्टॉक रखते हैं। नेम द मेथड बाय विच होलसेल बिलिंग कैन ऑल्सो बी सेटल्ड।
होलसेल बिलिंग को कैसे सेटल किया जा सकता है, रिटेल बिलिंग सिस्टम से हम होलसेल बिलिंग को भी सेटल कर सकते हैं। दोनों के लिए सेम सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो आप रिटेल बिलिंग सिस्टम इसमें लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश मेथड इज यूज्ड टू ट्रैक डेली ट्रैफिक इन द इन्वेंट्री। मतलब डेली ट्रैफिक मतलब इन्वेंट्री में डेली कितना आ रहा है कितना जा रहा है, उसको नोट करने के लिए कौन सा मेथड होगा, उसको नोट करने के लिए है आपका परपेचुअल मेथड। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मेथड नहीं है, पॉइंट ऑफ परचेज नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, परपेचुअल मेथड डेली बेसिस पर जब आप स्टॉक को रिकॉर्ड करते हो। ये वाला क्वेश्चन आपका 9th क्लास की बुक में भी है, अगर आपको ध्यान होगा तो आपने उसमें भी पढ़ा है। ओके, डैश रेफर टू द स्टॉक दैट वाज नेवर सोल्ड टू ए कस्टमर एंड स्टिल न्यू इन ओरिजिनल पैकिंग। ठीक है, ऐसे स्टॉक को क्या बोलते हैं, उस स्टॉक को संदर्भित करता है जो किसी ग्राहक को कभी नहीं बेचा गया था और मूल पैकिंग में अभी भी नया है, नया स्टॉक है और अभी ग्राहक को बेचा ही नहीं है आपने, ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं NOS। ठीक है, न्यू ओल्ड स्टॉक। Which of the following is not a type of POS display? POS डिस्प्ले में कौन सा टाइप नहीं है, टेबल। टेबल पर हम कभी भी POS के सामने टेबल लगाकर हम कभी भी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले नहीं करते। ओके, फीफो, फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया पहले निकालो। ठीक है, पहले जो सामान आएगा उसको पहले सेल करो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत बार टर्म यूज होती है, तो बहुत ही इजी है। Which one of the following is not the sub feature of shopping cart? शॉपिंग कार्ट आपको पता है, अगर आप आजकल तो सभी लोग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, वह साइड पर एक शॉपिंग कार्ट बना होता है। शॉपिंग कार्ट का फीचर नहीं है, क्या नहीं है जी, SSL सिक्योरिटी SSL। उसमें शॉपिंग कार्ट में SSL की तरह का कोई फीचर नहीं होता। ये किस में यूज होता है, बिलिंग में यूज होता है। ओके, Which of the following is not a method for counting inventory? इन्वेंट्री को काउंट करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होता है, कंज्यूमेबल टूल इसमें यूज नहीं होता। देखो कितने आसान आसान तुम्हें ऑप्शन दी हुई है। इस तरह का पेपर अगर बोर्ड में आए तो आई थिंक तुम्हारे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। नेम द टर्म यूज्ड फॉर रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एन SKU। ठीक है, नेम द टर्म SKU के लिए क्या है, अभी ये आंसर जो है ये मिस हो गया है। ठीक है, लेकिन स्टॉक कीपिंग यूनिट है इसका आंसर। ठीक है, SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, इजी सा है, कर लेना। ठीक है, नेम द 4 स्टेप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब मैं बोल रही हूँ और तुम ध्यान से सुन रहे हो, इसे ही बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। ओके, तो क्या क्या है इसके स्टेप्स, एक कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, एब्जॉर्ब, जो मैं बोल रही हूँ आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हो, समझ पा रहे हो। रिफ्लेक्टिव फीडबैक, फीडबैक भी मिलना चाहिए। फीडबैक कौन देगा, तुम लोग दोगे। आप कमेंट्स में लिखो मुझे ये वीडियोस में ये चीज़ समझ में आई और ये चीज़ समझ में नहीं आई। अगर ये हमारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो हमारी एक्टिव लिसनिंग हो गई। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरानॉइड डिसऑर्डर। पैरानॉइड डिसऑर्डर किसे कहते हैं, पैरानॉइड डिसऑर्डर इज फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस, worried because you believe that other people do not like you or are trying to harm you। मतलब तुम डर रहे हो कि कोई तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, that is paranoid disorder। एक्चुअली ऐसा नहीं है लेकिन तुम्हें फील हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकंड में चार्जिंग लगा देती हूँ, मेरे लैपटॉप में चार्जिंग कम है। यस, अभी ठीक है। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन की 2 विशेषताएं, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ जी ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन की 2 विशेषताएं लिखो। यहाँ पर तो 4 लिखी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी 2 लिख लेना। क्या क्या होती हैं, बिल्ट इन फंक्शंस मेक कैलकुलेशन इजियर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। स्प्रेडशीट जैसे आप एक्सेल में शीट्स होती है ना, ऐसे स्प्रेडशीट बनाते हो तो आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं और सही होती है, सुंदर दिखती हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी इजीली हैंडल्ड एंड मैनिपुलेटेड। ठीक है, बहुत सारा डाटा होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। लिस्ट आउट एनी 2 रोल्स ऑफ ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब क्या होती है, ग्रीन जॉब दो तरह की ग्रीन जॉब लिखनी है यहाँ पर। एक है प्रिजर्व ऑन
रिस्टोर द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा है रिड्यूस एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप इसमें ग्रीन जॉब्स में कोई भी दो जॉब्स लिख सकते हो, जैसे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना, सोलर सिस्टम को ठीक करना, ये भी ग्रीन जॉब्स में ही आता है। ठीक है। स्टेट सम बैरियर्स टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बनने में 2 बैरियर कौन कौन से हैं। नंबर 1 अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता है। नंबर 2 मार्केट एंट्री रेगुलेशंस, मार्केट में कुछ रूल चेंज हो गए हैं तो भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीओएस मार्केटिंग, पीओएस मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस बताओ। तो पीओएस मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। पीओएस मार्केटिंग जनरेट्स न्यू प्रोडक्ट अवेयरनेस, ट्रायल, ultimate purchase. While most shoppers purchase an item they found on the shelf, others offers discounts and sample near the POS often lead to shoppers switching brands. ठीक है। POS सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है सभी कस्टमर्स को, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर बिल बनाने के लिए तसल्ली से खड़ा रहता है, और अगर खड़ा है तो आसपास देख रहा है। ठीक है। अदरवाइज सभी रैक्स के डिस्काउंट्स पर ही सबकी नज़र जाती है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के कार्य बताओ। प्रिंटर के कार्य क्या हैं। प्रिंटर के काम है पीओएस सिस्टम पर जितने भी बिल बन रहे हैं उन सबका प्रिंट निकाल के कस्टमर को देना, और एक रिकॉर्ड के लिए कैशियर के पास भी रखा जाता है। ठीक है। प्रिंटर से जो है कस्टमर को पता लग जाता है कि कितना बिल बन गया, और यू कैन से कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है। गिव एनी 2 साइंस ऑफ एन इफेक्टिव पॉइंट ऑफ सेल, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ सेल के 2 साइन क्या हैं, कैसे पता चले कि तुम्हारा पीओएस इफेक्टिव है। अट्रैक्ट द शॉपर्स अटेंशन, शॉपर मतलब कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। आइडेंटिफाई द आइटम्स और सर्व्ड ऑफर, आइडेंटिफाई दूर से पता लग जाए यहाँ पर क्या डिस्प्ले हुआ है, पीओएस सबसे अट्रैक्टिव होता है वो वाला। डिस्क्राइब व्हाट द आइटम विल डू फॉर द शॉपर, शॉपर के लिए वो आइटम का यूज क्या है, ये भी वहाँ पर डिस्क्राइब हो जाए। वट इज मीन्ड बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एज्यूम्स दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है। मतलब कोई भी ये सोच कर नहीं अकाउंट्स बनाएगा, अपना हिसाब किताब नहीं बनाएगा कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में बंद हो जाएगा। हर कोई ये सोचता है कि मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न, हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। What do you, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रही हूँ मैं। What do you mean by fixture map? फिक्सचर मैप, फिक्सचर्स होते हैं जो शॉप्स पर रैक्स बने होते हैं दीवारों पर, उसमें एक मैप होना चाहिए हर रिटेलर के पास कि कौन सा मैप का कौन सा फिक्सचर कहाँ पे लगा है, सो दैट प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने में इजी हो जाए। ओके। हर रिटेल स्टोर में, हर रिटेलर के पास, हर सेल्समैन के पास फिक्सचर मैप होता है। मैप मतलब पूरा आपके पास नक्शा है कि कहाँ पर कौन सा रैक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ यूज ऑफ मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर पता है क्या होता है। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर होता है जिसमें हम कार्ड एक मशीन होती है ना रिटेलर के पास, या बड़े बड़े मॉल्स में भी आप देखते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को उसमें मशीन में डालते हैं और फिर आपका जो है बिल बन जाता है, पैसे वहाँ से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कट जाते हैं, उसी मशीन को बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ई रिटेलिंग बेनिफिट्स फॉर बोथ द रिटेलर एंड द कस्टमर। ई रिटेलिंग की बेनिफिट्स, ई रिटेलिंग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेलर को भी फायदा होता है, कस्टमर को भी फायदा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 6 एडवांटेजेस बताने हैं किसके, रिटेलर के। ओके। सिर्फ रिटेलर के बताने हैं। तो रिटेलर को क्या बेनिफिट है। लोकेशन इज अनइम्पोर्टेंट, कहीं से बैठकर कोई सामान बेच सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, साइज डजंट मैटर, आपकी दुकान छोटी है या बड़ी है, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा सकते हो, चला सकते हो। पॉइंट नंबर 3, सेव ऑन द वेजेस एंड प्रीमाइसेस कॉस्ट, आपको कोई बिल्डिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के अंदर भी सामान रखकर ऑनलाइन सामान बेच सकते हो। ठीक है। रीच ए लार्ज ऑडियंस, आप दूर तक अपना सामान बेच सकते हो, लाइक इंडिया के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने में आप अपना सामान बेच सकते हो कोरियर करके वहाँ पे। हायर डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर इनकम प्रॉफिट देन एवरेज, ज़्यादा अगर ज़्यादा सामान बिकेगा तो नेचुरली ज़्यादा ही आपका प्रॉफिट होगा, और आप 24 आवर्स अपना बिजनेस चला सकते हो। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19,
Online shoppers commonly use a credit card or a PayPal account in order to make payments. Online shoppers customers एक क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, पेपैल अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। तुम ई रिटेलिंग के कोई भी 6 मेथड बता दो, क्या क्या हो सकते हैं। बिलिंग टू मोबाइल फ़ोन, हम मोबाइल फ़ोन से भी पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम डाउनलोड करके। कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हैं, चेक से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी पेमेंट कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड से, पोस्टल मनी कर सकते हैं, मतलब मनी को बाय ऑर्डर आप बाय पोस्ट सेंड कर सकते हो। कितने सारे ऑप्शंस है ना। POS इज द प्लेस वेयर ए रिटेल ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। POS एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, अब फाइनली बिल बनाने आ गए। POS इज पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, जहाँ पर बिल बनता है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस इन कंप्लीटिंग ए POS एक्टिविटी, बिल बनाने की पूरी एक्टिविटी को लिखो। स्टेप 1 क्या है, स्कैनिंग द प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट देखो, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है ये इंग्लिश में है, और उसके नीचे जो है ये हिंदी में भी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद भी कर सकते हो, ठीक है। हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार, और हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। स्कैनिंग द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे। स्टेप नंबर 2 पेमेंट लेंगे, रिसीव द पेमेंट। स्टेप नंबर 3 है हमारा प्रिंटिंग द बिल, बिल प्रिंट करेंगे। स्टेप नंबर 4 है हमारा कैश ड्रॉर खोलेंगे और उसमें अपना कैश रखेंगे, अगर उसने कैश दिया है तो। बस हमारी पेमेंट हो गई, POS इज कंप्लीट। ये हिंदी में भी लिखा है मैंने, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन है मैंने उनके आंसर्स हिंदी में भी लिखे हैं, सो दैट आपको जैसे भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, रिटेल में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। का क्वेश्चन सही होना चाहिए। स्टेट एनी 8 रूल्स फॉर कैश रजिस्टर सिक्योरिटी, कैश रजिस्टर को सिक्योर करने के लिए 8 रूल बताओ, ठीक है। क्या है 8 रूल। नेवर लीव द कैश रजिस्टर ओपन एट एनी टाइम, तुम कैश रजिस्टर को ओपन मत छोड़ो। नेवर फेस अवे, दूर मत देखो, मतलब लाइक कैश रजिस्टर यहाँ पड़ा है और तुम पीछे देख रहे हो तो कोई भी चोरी हो सकती है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अपने स्टाफ को कभी भी उसका कोड मत बताओ। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, नेवर लीव द की इन एन अनअटेंडेड कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर को अनअटेंडेड मत छोड़ो। मतलब कैश रजिस्टर ये नहीं है कि कैश रजिस्टर यहाँ पे पड़ा है और तुम कहीं और चले गए, वॉशरूम चले गए। कैश रजिस्टर को पहले लॉक करके जाओ, रख करके जाओ, जहाँ भी तुम्हारा ड्रॉर है उसका लॉक करो और फिर आप कस्टमर को के पास जाओगे, ठीक है। हैव द कैश क्लियर्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस, कैश को टाइम टू टाइम चेक करते रहो, ठीक है। डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड वाइल यूजिंग द कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर को जब भी आप यूज कर रहे हो ना डिस्ट्रैक्ट मत होना। ये नहीं कि भाई कैश रजिस्टर खुला है और आप इंस्टा पर बैठे हो, यूट्यूब पे बैठे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। नेवर लीव कैश लाइंग अराउंड, आसपास कैश को खुला नहीं छोड़ना, ऐसे तो कोई छोड़ेगा भी नहीं, कॉमन सेंस है भाई। नेवर स्टॉप टू टॉक विद कस्टमर, कस्टमर के साथ बात करते वक्त अपने कैश रजिस्टर को खुला मत छोड़ो, ठीक है। तो हमारे ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 22, बुक कीपिंग इज मेनली रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको हिंदी में भी लिख कर दिया है, ये देखो ये इंग्लिश में है इसका आंसर, और ये नीचे जो है ये हिंदी में है। Bookkeeping involves the chronological recording of financial transactions of an organization in a set of books in a systematic manner, ठीक है। मतलब इसका अर्थ है कि जो बही खाता पद्धति में व्यवस्थित तरीके, बुक कीपिंग का मतलब है कि आप अपने पूरे एंट्रीज को प्रॉपर रिकॉर्ड करके रख रहे हो, ठीक है। ऑडिट नहीं कर रहे हो, अकाउंट्स नहीं कर रहे हो, सिर्फ रिकॉर्ड करना इस बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग का मतलब होता है जो आपने रिकॉर्ड करके रखी हैं सारी ट्रांजैक्शंस, लेन देन, उनको चेक करना, उनका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, कैश बैलेंस निकालना, समरी बनाना, ये होता है आपका अकाउंटिंग। आप इसमें हिंदी वाला भी पढ़ लेना और याद कर लेना, ठीक है। आप इसका ये लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे एंड याद कर लेना। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अकाउंटिंग इज एन एंशियंट आर्ट एज ओल्ड एज मनी इटसेल्फ। अकाउंटिंग जो है ये इतना ही पुराना है जितना कि मनी पुरानी है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग अभी अभी आया, बहुत पुराने समय से चलता
आ रहा है, इसको जस्टिफाई करो। जस्टिफाई कैसे करेंगे जी? लेखांकन किसी संगठन के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने, एनालिसिस करने का एक कला और विज्ञान है। ठीक है, लेन देन को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि एक निश्चित अवधि में होने वाले सभी लेन देनों को याद रखना संभव नहीं है। हम रिकॉर्ड को लिखेंगे। पुराने जमाने में भी जो राजा महाराजा थे उनके पास भी एक अकाउंटेंट होते थे जो उनके सारा कितना पैसा आया कितना गया सारा रिकॉर्ड रखते थे। तब मैनुअली होता था, अब कंप्यूटर से होने लग गया है, बस इतना ही फर्क है। क्वेश्चन नंबर 24, ए कंपनी ऑपरेट्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ, ये आपका केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ए कंपनी ऑपरेट्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेइंग एंड सेलिंग ओल्ड स्टॉक बिफोर सेलिंग न्यू स्टॉक। मतलब एक कंपनी जो है पहले ओल्ड स्टॉक को बेच रही है फिर अपने न्यू स्टॉक को बेच रही है। द कंपनी इज रोटेटिंग द स्टॉक बाय पुशिंग ओल्डर प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड। मतलब कंपनी क्या कर रही है, ओल्डर प्रोडक्ट को आगे रख रही है और न्यू प्रोडक्ट को पीछे रख रही है रैक में। ऐसा क्यों कर रही है वो आप बताओ। तो नेचुरली वो ऐसा इसलिए कर रही है, वो लीफो है या फीफो है? तो इसका जो आंसर है वो है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो सामान आएगा उसको पहले बेचेंगे, जो सामान बाद में आया है उसको बाद में बेचेंगे। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द कंपनी रोटेटिंग द स्टॉक? कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? तो भैया कॉमन सेंस है, पहले जो सामान आया है वो एक्सपायरी हो जाएगा, इसीलिए कंपनी को पहले जो सामान आया है उसको बेचना है और जो सामान बाद में आया है उसको बाद में बेचना है। सिंपल। ठीक है, ताकि वेस्ट कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक्सपायरी ना हो, कॉस्ट कम आए, बस। तो हमारा ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 24 पूरा हो गया है। हमारा ये डिटेल का सैम्पल पेपर पूरा हो गया है। अगर आपको कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना, आई विल सॉल्व दैट। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और ये वाला प्री बोर्ड अच्छे से करते हो, अगर आप ये सैम्पल पेपर अच्छे से करते हो तो आपका प्री बोर्ड और बोर्ड का पेपर दोनों ही बहुत अच्छे जाएंगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।